नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। सरकार और किसान संगठनों के बीच अगले दौर की वार्ता आज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत के लिए संचार और आधारभूत ढांचे के विकास के महत्व पर बल दिया। सरकार ने कोरोना वायरस के नए संक्रमण के खिलाफ कोविड वैक्सीन को कारगर बताया। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 95.92% हुई और देश के उत्तरी भागों में शीतलहर का प्रकोप जारी। समाचार प्रभात में देवेंद्र त्रिपाठी के साथ मैं निखिल कुमार। कोविड महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। 3 नए कृषि कानूनों के मुद्दे पर गतिरोध समाप्त करने के लिए केंद्र सरकार और आंदोलन कर रहे किसान संगठनों के बीच आज छठे दौर की बातचीत होगी। सरकार ने किसानों के 40 संगठनों को पत्र लिखकर वार्ता के लिए आमंत्रित किया है। बातचीत के दौरान कृषि कानूनों के अलावा न्यूनतम समर्थन मूल्य, वायु गुणवत्ता और बिजली से जुड़े कानूनों पर विचार विमर्श होगा। सरकार ने दोहराया है कि वो स्पष्ट लक्ष्य और खुले मन से किसानों द्वारा उठाए गए सभी मुद्दों का युक्तिसंगत समाधान करने के लिए प्रतिबद्ध है। महाराष्ट्र में संगोला से पश्चिम बंगाल के शालीमार तक 100वीं किसान रेल को रवाना करते समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि कृषि क्षेत्र में सुधार लाने के लिए सरकार की नीतियां पूरी तरह से स्पष्ट और पारदर्शी हैं। उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार तत्परता और प्रतिबद्धता के साथ किसानों तथा कृषि क्षेत्र को मजबूत करने के लिए कार्य करना जारी रखेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि बुनियादी ढांचा किसी भी राष्ट्र की ताकत का सबसे बड़ा स्रोत होता है। उन्होंने कहा कि भारत एक बड़ी आर्थिक शक्ति बनने के मार्ग पर अग्रसर है और संचार की उत्कृष्ट व्यवस्था राष्ट्र की प्राथमिकता है। आत्मनिर्भर भारत के लिए संचार और बुनियादी ढांचे के विकास के महत्व पर बल देते हुए श्री मोदी ने कहा कि उनकी सरकार इसे ध्यान में रखते हुए पिछले 6 वर्षों से आधुनिक संचार के प्रत्येक पहलू पर काम कर रही है। प्रधानमंत्री कल उत्तर प्रदेश में माल परिवहन के लिए बनाए गए ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर ईडीएफसी के न्यू खुर्जापुर को वर्चुअल माध्यम से राष्ट्र को समर्पित करने के अवसर पर बोल रहे थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये गलियारा आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में बहुत मददगार होगा। इस गलियारे से नई आर्थिक गतिविधियां खुलेंगी और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि इससे किसान रेलगाड़ियों की सुविधा उपलब्ध होने से किसानों के साथ अन्य लोगों को भी लाभ होगा। ये फ्रेट कॉरिडोर आत्मनिर्भर भारत के बहुत बड़े माध्यम बनेंगे। उद्योग हो, व्यापार कारोबार हो, किसान हो या फिर कंज्यूमर, हर किसी को इनका लाभ मिलने वाला है। लुधियाना और वाराणसी का कपड़ा निर्माता हो या फिरोजपुर का किसान, अलीगढ़ का ताला निर्माता हो या राजस्थान का संगमरमर कारोबारी, मलिहाबाद का आम उत्पादक हो या कानपुर और आगरा का लेदर उद्योग, भदोही का कालीन उद्योग हो या फिर फरीदाबाद की कार इंडस्ट्री, हर किसी के लिए ये अवसर ही अवसर लेकर आया है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कॉरिडोर को संचार सुविधाओं में सबसे बड़ी उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि ये आजादी के बाद सबसे महत्वपूर्ण रेल परियोजना है। उन्होंने कहा कि सरकार 5 माध्यमों राजमार्ग, रेलवे, एयरवेज, जलमार्गों और हाईवेज पर ध्यान केंद्रित कर रही है। उन्होंने कहा कि बुनियादी ढांचे के विकास का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये भावी पीढ़ियों के लिए है। मैं यहाँ एक और मानसिकता का भी जिक्र करना जरूरी समझता हूँ, जो अक्सर हम प्रदर्शनों और आंदोलनों के दौरान देखते हैं। ये मानसिकता देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को, देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की है। हमें याद रखना चाहिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर, ये संपत्ति किसी नेता की, किसी दल की, किसी सरकार की नहीं है। ये संपत्ति देश की है, ये संपत्ति आपकी है, देश के नागरिकों की है। हमारे हर गरीब का, हर करदाता का, मध्यम वर्ग का, समाज के हर वर्ग का इसके पीछे पसीना लगा हुआ है, उसका पैसा लगा हुआ है। इसको लगने वाली हर चोट देश के गरीब, देश के सामान्य जन को चोट है। इसलिए अपना लोकतांत्रिक अधिकार जताते हुए हमें अपने राष्ट्रीय दायित्व को भी नहीं भूलना चाहिए।
रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि हाल ही में डिजाइन किए गए विस्टाडोम पर्यटन कोचों का 180 किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड ट्रायल सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया। उन्होंने कहा कि इन रेल डिब्बों में सफर करने वालों की यात्रा यादगार बनेगी और इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। रेल मंत्री ने कहा कि तमिलनाडु में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल नीलगिरी माउंटेन रेलवे का संचालन भी इस वर्ष 31 दिसंबर से शुरू कर दिया जाएगा। उन्होंने जानकारी दी कि भारतीय रेल ने पश्चिम बंगाल में बाणगांव और पेट्रापोल के बीच बिछाई गई नई विद्युत लाइन पर बिजली के इंजन को चलाने का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से डिजिटल इंडिया पुरस्कार 2020 प्रदान करेंगे। डिजिटल इंडिया विजन के लक्ष्य के अनुसार नामांकन से लेकर जांच और पुरस्कार प्रदान करने के समारोह तक डिजिटल इंडिया पुरस्कार की पूरी प्रक्रिया को पहली बार ऑनलाइन किया जा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र ने ई गवर्नेंस में नवाचार को बढ़ावा देने और सरकारी सेवाओं में कार्यों का निष्पादन डिजिटल माध्यम से किया है। सरकार ने कहा है कि कोरोना वायरस के नए रूप SARS-CoV-2 से निपटने में मौजूदा टीके कारगर रहेंगे। ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला है कि ये टीके विफल होंगे। मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार के विजय राघवन ने बताया कि कोविड के नए रूप में इतना बदलाव नहीं है कि मौजूदा टीके निष्प्रभावी हो जाएं। उन्होंने कहा कि हालांकि इसमें 17 तरह के बदलाव देखे गए हैं। ब्रिटेन में पाया गया कोरोना ज्यादा संक्रामक है। श्री राघवन ने कहा कि SARS-CoV-2 के जीनोम अनुक्रमण का पता लगाने के लिए देश में चिन्हित प्रयोगशालाओं में तेजी से जांच का काम चल रहा है। स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा है कि भारत के SARS-CoV-2 जेनोमिक्स कंसोर्टियम प्रयोगशालाओं में परीक्षण में पाए गए वायरस के नए स्ट्रेन की जांच पर काम शुरू हो गया है। ब्रिटेन में संक्रमण के नए प्रकार की जानकारी मिलने से पहले ही भारत ने देश की विभिन्न प्रयोगशालाओं में लगभग 5000 जीनोम सीक्वेंस का परीक्षण प्रारंभ कर दिया था। उन्होंने बताया कि देश में इस काम में लगातार चरणबद्ध ढंग से तेजी लाई जा रही है। INSACOG नाम की एक कंसोर्शियम की स्थापना की गई है। इसमें देश के 10 गवर्नमेंट लैब्स हैं। 11 महीने में लगभग 5000 के करीब जीनोम सीक्वेंस किए गए थे और उन जीनोम सीक्वेंसेस के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि देश के भीतर जहां वायरस ड्रिफ्ट के मामले हैं, वायरस शिफ्ट के मामले नहीं हैं, उस परिप्रेक्ष्य में जब ये यूके से वेरिएंट वायरस की खबर आई तो फिर ये माना गया कि एक बड़ा कंसोर्शियम बनाया जाए और सब लोग मिलकर काम करें और बड़े पैमाने पर जीनोम सीक्वेंसिंग की जाए। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉक्टर बलराम भार्गव ने बताया कि वायरस पर बहुत अधिक प्रतिरोधक दबाव न डालना ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने बताया कि ब्रिटेन में पाया गया वायरस का नया प्रकार भारत सहित कई देशों में पहुंच चुका है। इस कारण हम सभी को सावधान रहने की आवश्यकता है। देश में कोविड टीकाकरण का पूर्वाभ्यास कल असम, आंध्र प्रदेश, पंजाब और गुजरात राज्यों में सफलतापूर्वक किया गया। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि यह अभ्यास आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले, गुजरात के राजकोट और गांधीनगर, पंजाब के लुधियाना और शहीद भगत सिंह नगर तथा असम के शोणितपुर और नलबाड़ी जिलों में चलाया गया। इसका उद्देश्य टीकाकरण की चुनौतियों की पहचान करना और योजना में जरूरी परिवर्तन करना शामिल है ताकि अंतिम प्रक्रिया को बाधा रहित बनाया जा सके। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि विभिन्न कार्यों के लिए जिला प्रशासन ने विशेष दलों का गठन किया और लाभार्थियों के आंकड़े, टीके के आवंटन और टीकाकरण के काम में लगे कर्मचारियों तथा टीका दिए जाने वाले लोगों के बीच संपर्क करने जैसे अभ्यास किए गए। इसका उद्देश्य सूचना प्रौद्योगिकी के कोविन प्लेटफॉर्म पर भी कार्य का अनुभव प्राप्त करना था। इसके विस्तृत ब्यौरे और कर्मचारियों से मिली सूचनाओं के संचालन संबंधी दिशा निर्देश तैयार करने में मदद मिलेगी। साथ ही कोविड-19 टीकाकरण योजना को अंतिम रूप से लागू करने में कोविन सहायक होगा। देश में कोविड के 16,432 नए मामले सामने आने के बाद अब तक 1,02,24,303 लोग देश में संक्रमित हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि पिछले एक दिन में 252 रोगियों की इस वायरस से मृत्यु हुई है। इस महामारी से अब तक 1,48,153 लोगों की जान जा चुकी है। इस समय कुल 2,68,581 सक्रिय मामले हैं। देश में 98,07,569 रोगी स्वस्थ हुए हैं। स्वस्थ होने की दर बढ़ते हुए 95.92% हो गई है।
दिल्ली में कल 703 नए मरीजों में कोविड संक्रमण की पुष्टि हुई, जिसके बाद संक्रमित लोगों की कुल संख्या बढ़कर 6,24,000 हो गई। दिल्ली सरकार ने कहा है कि 6,07,000 से ज्यादा मरीज अब तक स्वस्थ हुए हैं। राज्य में कल 850 मरीज स्वस्थ हुए और 28 की मौत होने के बाद मृतकों की कुल संख्या 10,502 हो गई। वर्तमान में राष्ट्रीय राजधानी में उपचाराधीन रोगियों की संख्या 6,122 है। गुजरात में कल कोविड के 804 नए मरीजों की पुष्टि हुई। राज्य के स्वास्थ्य विभाग के अनुसार ठीक होने की दर बढ़कर 94.12% हो गई है। गुजरात में कोविड-19 संक्रमण के अब तक 2,43,459 मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें से 2,29,143 मरीज ठीक हो चुके हैं। कल 999 मरीजों के ठीक होने के साथ अस्पतालों से छुट्टी दी गई। राज्य में अब तक 95,43,000 से अधिक लोगों का कोविड-19 के लिए परीक्षण किया जा चुका है। संक्रमण के सबसे अधिक 170 नए मामले कल अहमदाबाद में दर्ज हुए, जबकि सूरत में 156 मामले सामने आए। राज्य में इस वक्त 10,021 सक्रिय मामले हैं, जिसमें से 63 मरीजों को वेंटिलेटर पर रखा गया है। कल 7 मरीजों की मृत्यु के साथ राज्य में कोविड-19 से जान गंवाने वाले मरीजों की संख्या 4,295 हो गई है। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग के साथ बातचीत में स्वास्थ्य विशेषज्ञ और भारतीय चिकित्सा संघ के पूर्व महासचिव डॉक्टर नरेंद्र सैनी ने कहा है कि देश में सुविधाओं वाले शीत भंडार समुचित संख्या में हैं। उन्होंने कहा कि हमारे यहां ढुलाई और वितरण का बेहतर नेटवर्क है। ड्राई रन करना एक अच्छी शुरुआत है और इससे जो भी सीख मिलेगी तो हम जब एक्चुअल वैक्सीनेशन आएगा उसमें अपनाएंगे। वैक्सीनेशन के साथ जो प्रोसेस जुड़ा होता है कि एक वैक्सीनेशन का फैक्ट्री में बनना, जहां पर प्रयोगशाला में बनेगा, वहां से उसका ट्रांसपोर्ट होना, ट्रांसपोर्ट के बाद उस जगह पे पहुंचाना जहां वैक्सीनेशन लगेगा, फिर उसके बाद उन लोगों का रजिस्ट्रेशन करना कि किन किन लोगों को लगना है, उसका रजिस्ट्रेशन कैसे हो, और उसके बाद वो वैक्सीनेशन वहां पे स्टोर कैसे हो, क्योंकि सबसे बड़ी बात वैक्सीनेशन में है टेम्परेचर की। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को टीकों और टीकाकरण के लिए बनाए गए अंतर्राष्ट्रीय संगठन गावी के बोर्ड का सदस्य मनोनीत किया गया है। वे इस बोर्ड में 2021 से 2023 तक भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। गावी बोर्ड विश्व स्तर पर टीकाकरण कार्यक्रम की निगरानी और क्रियान्वयन करता है। यूरोपीय संघ फाइजर और बायोएनटेक से कोरोना वैक्सीन की 10 करोड़ अतिरिक्त खुराक खरीदेगा। यूरोपीय कमीशन के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेyen ने बताया कि दोनों कंपनियों से कुल 30 करोड़ खुराक खरीदी जाएंगी। यूरोपीय संघ ने यह फैसला कुछ क्लिनिकल ट्रायल में हो रही देरी को देखते हुए लिया है। फाइजर और बायोएनटेक की ये वैक्सीन ही कोविड की पहली वैक्सीन है जिन्हें पश्चिमी देशों के दवा नियामकों ने मंजूरी दी है और ये इस समय ब्रिटेन और अमरीका में दी जा रही है। अमरीका की निर्वाचित उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को कोविड वैक्सीन की पहली खुराक दी गई। सुश्री हैरिस आगामी बाइडेन प्रशासन में वैक्सीन की खुराक लेने वाले उच्चस्तरीय पदाधिकारियों में नवीनतम हैं। इससे देश में टीकाकरण की प्रक्रिया के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ेगा। सुश्री हैरिस ने बताया कि उनके पति ने भी कल मॉडर्ना वैक्सीन की पहली खुराक ली। पिछले सोमवार को अमरीका के निर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी फाइजर कोरोना वायरस वैक्सीन की पहली खुराक ली थी। इसके बाद उपराष्ट्रपति माइक पेंस ने भी सार्वजनिक रूप से वैक्सीन ली। मॉडर्ना या फाइजर दोनों ही वैक्सीन की 2-2 खुराक दी जाती हैं और इनके बीच कई सप्ताह का अंतर होना चाहिए। ब्रिटेन में कल रिकॉर्ड संख्या में 53,135 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई और 414 लोगों की मौत हुई। ब्रिटेन में अब इस महामारी से संक्रमित होने वाले लोगों की संख्या लगभग 28 लाख के करीब पहुंच गई है, जबकि 71,386 लोगों की मौत हुई है। इंग्लैंड के दक्षिण पूर्व में कोरोना वायरस के नए रूप के सामने आने के बाद संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। इसके बाद कई देशों ने ब्रिटेन से हवाई उड़ानें स्थगित कर दी हैं। लंदन सहित इंग्लैंड के कई क्षेत्रों में कड़ा लॉकडाउन लागू किया गया है, जबकि स्कॉटलैंड और वेल्स में छुट्टियों के दौरान संक्रमण को रोकने के लिए प्रतिबंध लगाए गए हैं। आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। सरकार और किसान संगठनों के बीच अगले दौर की वार्ता आज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत के लिए संचार और आधारभूत ढांचे के विकास के महत्व पर बल दिया। सरकार ने कोरोना वायरस के नए संक्रमण के खिलाफ कोविड वैक्सीन को कारगर बताया। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 95.92% हुई और देश के उत्तरी भागों में शीतलहर का प्रकोप जारी। यात्री सुरक्षा को और बेहतर बनाने के लिए सरकार वाहनों में ड्राइवर के साथ में बैठने वाले यात्रियों के लिए एयर बैग अनिवार्य बनाने पर विचार कर रही है।
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने नए वाहनों के लिए अगले वर्ष 1 अप्रैल से और पुराने वाहनों के लिए अगले वर्ष 1 जून से इसे लागू करने का प्रस्ताव किया है। मंत्रालय ने इसके मसौदे की अधिसूचना अपनी वेबसाइट पर डाल दी है। लोग इस पर अपनी टिप्पणियां और सुझाव 30 दिन के भीतर ईमेल आईडी comments-morth@gov.in पर भेज सकते हैं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग वर्ष की प्रमुख झलकियों के बारे में ईयरएंडर 2020 श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। इस कड़ी में आज हम सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई पर रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहे हैं। 2014 में सत्ता में आने के बाद नरेंद्र मोदी सरकार ने एमएसएमई क्षेत्र पर विशेष ध्यान केंद्रित किया है। एमएसएमई को प्रोत्साहित करने से जुड़े कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि एमएसएमई क्षेत्र कृषि क्षेत्र के बाद सबसे अधिक संख्या में रोजगार प्रदान करता है। उन्होंने कहा था कि यदि कृषि क्षेत्र अर्थव्यवस्था की रीढ़ है तो एमएसएमई क्षेत्र अर्थव्यवस्था का मजबूत स्तंभ है। ये उन्नति के लिए शक्ति प्रदान करता है। ये हम भली भांति जानते हैं कि एमएसएमई या छोटे उद्योग हमारे देश में करोड़ों देशवासियों की रोजी रोटी का साधन है। अर्थव्यवस्था में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये एमएसएमई कृषि के बाद रोजगार देने वाला दूसरा सबसे बड़ा सेक्टर है। खेती अगर भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है तो एमएसएमई उसके मजबूत कदम है जो देश की प्रगति को गति देने का काम करता है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम उद्योग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि एमएसएमई सकल घरेलू उत्पाद का 30% और निर्यात में 48% तक योगदान करता है। Presently, MSME is the most important sector for the country. I say it is the backbone of Indian economy. In Indian growth, GDP, 30% contribution of MSME is there. As far as the export is concerned, it is 48% from MSME. And up till now, 11 crore jobs which already created by MSME. हमारे संवाददाता ने बताया है कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम उद्योग मंत्रालय पूरे देश में एमएसएमई को बढ़ावा देने और विकास के लिए विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों को लागू कर रहा है। इन योजनाओं और कार्यक्रमों में शामिल है प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, पारंपरिक उद्योगों के उत्थान के लिए कोष की योजना स्फूर्ति, नवाचार ग्रामीण उद्योग और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए योजना एस्पायर और उद्यमिता और कौशल विकास कार्यक्रम। आत्मनिर्भर भारत के तहत सरकार ने सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्योग एमएसएमई उद्योग सहित सभी वर्गों के लिए 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की थी। सरकार ने एमएसएमई क्षेत्र की सहायता के लिए 20,000 करोड़ रुपए के अधीनस्थ ऋण, 3 लाख करोड़ रुपए व्यापार के लिए संपार्श्विक मुक्त स्वतः ऋण, एमएसएमई के वर्गीकरण के लिए नए संशोधित मानदंड, उद्यम के माध्यम से एमएसएमई पंजीकरण जैसे कई कदम उठाए हैं। प्रधानमंत्री ने एक ऑनलाइन पोर्टल चैंपियन शुरू किया था जिसमें ई गवर्नेंस के कई पहलू शामिल किए गए हैं और इसमें शिकायतों का निवारण भी किया जाता है। सरकार ने एमएसएमई अधिनियम के तहत सार्वजनिक खरीद नीति अधिसूचित किया है। इसके तहत केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा वार्षिक खरीद का 25% सूक्ष्म और लघु उद्योगों से किया जाना है। इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की स्वामित्व वाले सूक्ष्म और लघु उद्योगों से 4% और महिला उद्यमियों के स्वामित्व वाले सूक्ष्म और लघु उद्योगों से 3% खरीद किया जाना है। 358 वस्तुओं को सूक्ष्म और लघु उद्योगों से खरीद के लिए आरक्षित किया गया है। एमएसएमई मंत्रालय ने केंद्रीय मंत्रालयों, सार्वजनिक उद्यमों, राज्य सरकार या अन्य खरीदारों द्वारा विलंबित भुगतान के लिए समाधान पोर्टल शुरू किया है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। वर्ष 2020 समाप्त हो रहा है। हम आपके लिए एक विशेष कार्यक्रम 2020 की बात आकाशवाणी के साथ लेकर आ रहे हैं। इस कार्यक्रम में वर्ष 2020 की प्रमुख घटनाओं की झलकियां प्रस्तुत की जाएंगी। ये कार्यक्रम आज और कल एफएम गोल्ड चैनल पर रात 9:30 बजे से 10 बजे तक प्रसारित किया जाएगा। 2020 का ये गुजरता वर्ष क्या रहा खास? कौन अर्श पर तो कौन फर्श पर? सामाजिक, आर्थिक, वैश्विक और राजनीतिक पटल पर कौन सी घटनाओं ने अपनी छाप छोड़ी? वैश्विक कोरोना आपदा के बीच मनुष्य की जिंदा दिली की कहानी आकाशवाणी की जुबानी। सुनिए विशेष कार्यक्रम 2020 की बात आकाशवाणी के साथ।
30 दिसंबर बुधवार को और 31 दिसंबर बृहस्पतिवार को रात्रि 9:30 बजे से 10 बजे आकाशवाणी 100.1 FM गोल्ड चैनल पर। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल, AIR न्यूज अलर्ट्स ट्विटर, फेसबुक पेज और पॉडकास्ट पर भी सुना जा सकता है। सेना अध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने कल दक्षिण कोरिया में दाएजियोन स्थित वहां की रक्षा विकास एजेंसी का दौरा किया। जनरल नरवणे 28 दिसंबर से दक्षिण कोरिया की 3 दिन की यात्रा पर हैं। भारतीय सेना की ओर से एक ट्वीट में कहा गया है कि सेनाध्यक्ष की इस यात्रा से भारत और दक्षिण कोरिया के बीच आपसी रक्षा सहयोग को बढ़ावा मिलेगा। अपनी यात्रा के दौरान श्री नरवणे दक्षिण कोरिया के वरिष्ठ सैन्य और सिविल अधिकारियों से मिलेंगे। भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया ने कहा है कि चीन से मुकाबला करने के लिए हमारी सेना ने सभी आवश्यक कदम उठाए हैं। नई दिल्ली में कल एक समारोह में एयर चीफ मार्शल ने कहा कि चीन ने वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC के पास भारी तैनाती की है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान चीन की नीतियों के चंगुल में फंसता जा रहा है। अफगानिस्तान से अमेरिका की वापसी ने इस क्षेत्र में चीन के लिए सीधे और पाकिस्तान से होकर दोनों तरह के अधिक विकल्प खोल दिए हैं। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में हाल ही में हुए हिमपात से समूचे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बर्फबारी होने से ठंड बढ़ गई है। राज्य के ऊपरी इलाकों में सामान्य जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने पूर्वानुमान व्यक्त किया है कि राज्य के कई इलाकों में शीतलहर का प्रकोप जारी रहने की संभावना है। कुछ मैदानी इलाकों में सामान्य से घना कोहरा भी छाया रह सकता है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बर्फबारी होने से सुदूर क्षेत्रों में कुछ गांवों में पानी और बिजली आपूर्ति बुरी तरह प्रभावित हुई है। प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी से दुर्गम क्षेत्रों के ग्रामीणों को जहां मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है, वहीं नए वर्ष पर मसूरी, धनोल्टी और नैनीताल के साथ ही विभिन्न पर्यटन केंद्रों पर पर्यटकों की भीड़ हो रही है। इसे देखते हुए स्थानीय प्रशासन ने विशेष बंदोबस्त किए हैं। खासकर कोरोना संक्रमण को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग और अन्य उपायों पर सख्ती से अमल किया जा रहा है। राजधानी देहरादून और अन्य स्थानों पर ठंड के प्रकोप के मद्देनजर जगह जगह अलाव की भी व्यवस्था की गई है। कुछ स्थानों पर सामाजिक संगठनों की मदद से कंबल आदि का वितरण भी किया जा रहा है। राघवेश पांडे, आकाशवाणी समाचार, देहरादून। हिमाचल प्रदेश में शीतलहर का प्रकोप बढ़ गया है। राज्य में फिर से बर्फबारी होने के कारण न्यूनतम तापमान 2 डिग्री तक गिरा है। राज्य में बर्फीली हवाएं चलने के कारण ज्यादातर जगहों पर न्यूनतम तापमान के साथ साथ अधिकतम तापमान में भी भारी गिरावट हुई है। राज्य के 7 शहरों में न्यूनतम तापमान 0 से नीचे दर्ज किया गया। राजस्थान के ज्यादातर इलाकों में पिछले 2 दिनों से शीतलहर का प्रकोप जारी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य के 5 शहरों में कल न्यूनतम तापमान 0 से नीचे दर्ज किया गया। माउंट आबू में तापमान की सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की गई और पारा -4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। राज्य के फतेहपुर, जोबनेर, सीकर और तथा चूरू में भी पारा जमाव बिंदु से नीचे दर्ज किया गया है। कल कई शहरों में दिन का तापमान भी 18 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंच गया। मौसम विभाग ने आज भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, झुंझुनू, सीकर, बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़ तथा श्रीगंगानगर जिलों में तीव्र शीतलहर और घना कोहरा छाये रहने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा कई अन्य जिलों में भी शीतलहर और कोल्ड डे की संभावना जताई गई है, जिससे पारा और गिरने का अनुमान है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। और अब एक नजर देश के अन्य भागों के मौसम पूर्वानुमान पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज शीतलहर चलने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया और अधिकतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। मुंबई में तापमान 16 डिग्री और 31 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। चेन्नई में तापमान 23 और 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। कोलकाता में तापमान 12 डिग्री और 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। श्रीनगर में न्यूनतम तापमान 0 से 4 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया। अधिकतम 10 डिग्री सेल्सियस रहेगा। जम्मू में न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस रहा। अधिकतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। लेह में न्यूनतम तापमान 0 से 10 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया। अधिकतम तापमान 0 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार हैं। गिलगित में तापमान 0 से 3 डिग्री सेल्सियस नीचे और 12 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। मुजफ्फराबाद में तापमान 2 से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। समाचार कक्ष से अपर्णा सिंह।
मध्य प्रदेश सरकार ने धर्म स्वतंत्रता यानी धार्मिक स्वतंत्रता अध्यादेश 2020 को स्वीकृति दे दी है। राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि अध्यादेश को राज्यपाल के पास स्वीकृति के लिए भेजा गया है। अध्यादेश के प्रावधानों के तहत किसी महिला का जबरन धर्म परिवर्तन करने पर 10 साल तक की सजा और न्यूनतम 50,000 रुपए का जुर्माना हो सकता है। नाबालिगों, समूहों या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों के धर्म परिवर्तन के मामलों में भी विशेष प्रावधान किए गए हैं। धर्म परिवर्तन के ऐसे पीड़ितों के माता पिता सहित रक्त संबंध रखने वाले संबंधी शिकायत दर्ज कर सकते हैं और किसी भी व्यक्ति से केवल उसे धर्मांतरित करने के उद्देश्य से किए गए विवाह को अमान्य माना जाएगा। पूरे देश में लड़कियों के नाम से अब तक कुल 1,83,00,000 सुकन्या समृद्धि खाते खोले गए हैं, जिसमें कुल जमा राशि 58,222 करोड़ रुपए से ज्यादा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लड़कियों के उज्जवल भविष्य के लिए 2015 में हरियाणा के पानीपत में सुकन्या समृद्धि खाता योजना की शुरुआत की थी। प्रवर्तन निदेशालय ने शिवसेना सांसद संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत को फिर से समन जारी किया है। जांच एजेंसी ने उन्हें पंजाब और महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक गबन मामले में 5 जनवरी 2021 को जांच में शामिल होने के लिए कहा था। इस मामले में वर्षा राउत का प्रवर्तन निदेशालय के समक्ष पेश नहीं हुई थी। उन्होंने ईडी से 5 जनवरी 2021 तक का समय मांगा था। आयकर विभाग ने दिल्ली क्षेत्र में कई हवाला कारोबारियों के ठिकानों पर तलाशी ली और छापेमारी की कार्रवाई की। बताया गया है कि ये कारोबारी बेहिसाब की नकदी के लेन देन को अंजाम दे रहे थे। तलाशी के दौरान ऐसे दस्तावेज और साक्ष्य बरामद हुए हैं जिनसे पता चलता है कि मुखौटा कंपनियों के जरिए फर्जी खरीद और बिक्री बिलों का इस्तेमाल करते हुए विभिन्न बैंक खातों में बेहिसाब किताब की नकदी का लेन देन किया गया। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और देवेंद्र, आज के समाचार पत्रों में क्या खास है? जी निखिल, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान से गरीब सामान्य जनता को चोट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये बयान अमर उजाला की पहली सुर्खी है। हिंदुस्तान लिखता है, प्रदर्शन करें पर संपत्ति को नुकसान न पहुंचाएं। पीएम ने देश के पहले फ्रेट कॉरिडोर का किया उद्घाटन, कहा इससे खेती को फायदा होगा। वहीं जनसत्ता ने प्रधानमंत्री के हवाले से लिखा है, विकास को राजनीति से दूर रखें। दैनिक भास्कर की खबर है, आज किसानों से सरकार की बातचीत, कृषि मंत्री बोले समाधान की उम्मीद। नवभारत टाइम्स ने वायुसेना प्रमुख आरकेएस भदौरिया का ये बयान दिया है, चीन ने भारी तैयारी की, हम भी तैयार। सभी राज्यों को मिलेगा अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति का पैसा। दैनिक जागरण के बॉक्स में है, व्यावसायिक वाहन फास्टैग के बिना दिल्ली नहीं आ सकेंगे। हिंदुस्तान के प्रथम पृष्ठ की सुर्खी है। राजस्थान पत्रिका की ये खबर ध्यान खींचती है, व्हाइट हाउस में कश्मीर की आयशा को बड़ा जिम्मा। अमेरिका के नए राष्ट्रपति जो बाइडेन ने डिजिटल रणनीतिक टीम में आयशा शाह को पार्टनरशिप मैनेजर बनाया। आईटीआर दाखिल करने की कल आखिरी तारीख। दैनिक भास्कर के बॉक्स में है, एडिलेड की हार का बदला मेलबोर्न में, ऑस्ट्रेलिया को 8 विकेट से दी मात। नवभारत टाइम्स की मुख्य पृष्ठ की खबर है। रेलवे ने बनाया स्विट्जरलैंड में चलने वाले विस्टा डोम की तर्ज पर अत्याधुनिक सुविधायुक्त पारदर्शी कोच। अमर उजाला में है, भारतीय रेलवे ने 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाला कोच बनाने में कामयाबी पाई। राष्ट्रीय सहारा की सुर्खी है, राम मंदिर निर्माण स्थल के नीचे सरयू की धारा, नए सिरे से तैयार किया जा रहा है नींव का डिजाइन। दैनिक भास्कर लिखता है, सोमनाथ के भूगर्भ में मिला मंदिर जैसा 3 मंजिला निर्माण, धातु की प्रतिमा और सुरंग भी 1 साल के सर्वेक्षण के बाद खुलासा। अनुमान शीर्षक से हिंदुस्तान की खबर है, कोहरे और कड़ाके की ठंड के साथ खत्म होगा ये साल, रविवार को बारिश भी संभव। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, सरकार और किसान संगठनों के बीच अगले दौर की वार्ता आज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत के लिए संचार और आधारभूत ढांचे के विकास के महत्व पर बल दिया। सरकार ने कोरोना वायरस के नए संक्रमण के खिलाफ कोविड वैक्सीन को कारगर बताया। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 95.92% हुई और देश के उत्तरी भागों में शीतलहर का प्रकोप जारी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।